हेलो स्टूडेंट्स। आइए बेटे। हमने लास्ट क्लास के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया था और उसकी एक क्लास लग भी चुकी थी। काफ़ी कुछ बातें हमने डिस्कस भी कर ली थी। अगर मैं वापस से वही सब बातें रिपीट करूं तो क्या वर्ड यूज़ करूंगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोला था हमने? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब था जो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कुछ भी मनी से रिलेटेड है, जो कुछ भी इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा? यस, वो सब हमारे लिए फाइनेंशियल कहलाएगा। वो फाइनेंस है। और उसका जब मैनेजमेंट कर रहे, कितने की व्यवस्था करनी है, कहाँ से व्यवस्था करनी है, किस किस को कब कब कितना अमाउंट पहुंचाना है, ये सब चीज़ें हमको मैनेज करने के रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब मैं अगर शॉर्ट में कहूँ, जो लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया, वो ये समरी तैयार करी हुई है आपके लिए। और क्या बोला? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है रेजिंग फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। रेजिंग फंड्स का मतलब क्या हो गया? ओन्ड फंड्स या फिर बोरोड फंड्स। रेजिंग फंड्स यानी कोषों की जुटाना। कोषों को जुटाने के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या बोल दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसा मैंने आपको समझाया था, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होता है, वो मताधिकार रखते हैं, मतदान कर सकते हैं। इसका मतलब डे टू डे एक्टिविटी के अंदर वो यस इंटरप्शन रख सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस वालों के पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती, ना वो वोटिंग राइट रखते हैं, ना वो शेयर इन प्रॉफिट्स होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सब उनको। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये प्रेफरेंस वाले सिर्फ एक ही वजह से इस कैटेगरी में आ रहे थे, और वो है लीगल। यानी लीगल बाउंडेशन है हमारे पास। लीगल बाउंडेशन मतलब सेबी की गाइडलाइंस ऐसा कहती है और कंपनीज लॉज हमें ऐसा कहते हैं कि इसे कहां पे रखो? ओन फंड्स में रखो। और रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने समझाया था, एक इनकम स्टेटमेंट बना करके। ध्यान है क्या भैया? तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, वो बनवाया था तुम्हारे को मैंने इनकम स्टेटमेंट, क्या कहाँ है वो? कॉपी में बनाया था तो देखो देखे जरा क्या लिखा हुआ था उसके अंदर। सर, सेल्स लिखी हुई थी, फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखी थी। जैसे वेरिएबल कॉस्ट लेस करी तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस करते ही फिक्स कॉस्ट जैसे लेस करी तो हमारे पास आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो EBT, उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो इजी, मुश्किल बात तो थी नहीं। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया तो क्या बच गया हमारे पास? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते ही सारा सब कुछ जो है बचा हुआ, वो इक्विटी वालों का है। यानी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं को बटेगा सब कुछ जो भी बटेगा। जो बट गया वो डिविडेंड था, जो नहीं बटा वही है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित आय, संचय एवं आधिक्य। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। लिए बोरोड फंड्स के रेस्पेक्ट में बहुत बोली थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। पहले मिड टर्म चलते थे, चलते होंगे यार, अब नहीं याद रखना आपको। अब बस ये दो ही तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूं तो शॉर्ट टर्म क्या? सर, जो एक साल तक में ही चुकाने हैं शॉर्ट टर्म है, जो एक साल से ज्यादा में चुकाने हैं वो सब लॉन्ग टर्म डेट्स है। इसमें बहुत सारे आएंगे यार बेटे। कैसे कैसे मतलब? सर, और क्या क्या चीजें आ सकती है? मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलते हैं? बोरोड फंड्स में क्या क्या चीजें? सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, कोई भी बॉन्ड्स, कोई भी डिबेंचर्स, कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन, किसी भी फ्रेंड से लिया हुआ लोन, ये सब चीजें इसके अंदर। ठीक है, तो इन सबको इसमें रखा जाए। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर बात करूं कि कोषों को जुटा तो लिया आपने, लेकिन उनका उपयोग क्या किया जाएगा, उनका यूटिलाइजेशन क्या होगा? तो यूटिलाइजेशन में ही बोल रखा है लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन, शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग टर्म में जो भी डिसीजंस लेने हैं हमारे को लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, कहां पे लेंगे? कैपिटल बजटिंग के थ्रू लेंगे। शॉर्ट टर्म जो भी होंगे वो सब क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने आप में डिविडेंड की पॉलिसी थी ही थी, वो तो हम चर्चा कर ही चुके थे, तो उसमें तो कोई बात है भी नहीं। ठीक है, तो आइए इसी के आगे बात करते हैं अपन, इसी के नेक्स्ट में आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं अप्रोचेस के ऊपर बात कर रहा हूं बेटे, अप्रोचेस के ऊपर सुनना ध्यान से। अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस? मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, हमको जरूरत पड़ती है पैसों की,
सर जरूरत पड़ती है हमारे को पैसों की, जरूरत पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी? तो जरूरत पड़ती है अगर हमको पैसों की, तो हम उनका अरेंजमेंट कहां कहां से करें, कहां कहां से उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, कहां कहां से की जानी चाहिए, जल्दी बोलो। सर 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 अगर हमारे को लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म से पूरा कर लो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट टर्म से पूरा कर लो, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म। यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया बेटे, क्या बोलते हैं इसको, मॉडरेट अप्रोच। ये मॉडरेट अप्रोच, दिस वन इज द बेस्ट, बेस्ट अप्रोच है ये, सबसे अच्छी अप्रोच अगर कोई है तो लॉन्ग टर्म का अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म का अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म, कोई बात ही नहीं। तो फिर बाकी क्या दे रखा है, देखो सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनेंगे सभी लोग, लिखना बंद करना इधर। क्या बोल रहे हैं, अग्रेसिव अप्रोच, आक्रामक अवधारणा। देखिए शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से पूरा करना तो सब जानते ही हैं, ये तो वाजिब बात है साहब, लेकिन लॉन्ग टर्म को, ओहो ओ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को भी शॉर्ट टर्म से ही पूरा कर रहे हैं, यानी ये तो शॉर्ट टर्म से होना था, होना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म को भी शॉर्ट टर्म से, तो ये क्या आ गया, इसका मतलब समझना जरा ध्यान से क्या पॉइंट बोल रहे हैं। मैं आज बिल्डिंग लेने के लिए गया, कोई बिल्डिंग परचेज करनी है मुझे, बिल्डिंग परचेज करनी है साहब, मैं उसके लिए पैसा कहां से लेकर के आऊं, बैंक से लेकर के आओ, लोन ले लो सर, और क्या है, कोई एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सब जगह से ले सकते हो लोन, ले लिया। मैं वहां लेने के लिए गया, बैंक के पास गया और मैंने कहा बैंक जी मुझे बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन चाहिए। बैंक बताया बिल्कुल आओ बैठो डील करते, बोलो कितने का लोन चाहिए, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, बोले मिल जाएगा, लाओ आपके डॉक्यूमेंट्स लाओ, लो कितने साल का लोन चाहिए, मैं साल वाल नहीं चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। कितने, 3 महीने? बैंक ने कहा उठो चलो बाहर निकलो, 3 महीने बिल्डिंग के लिए, 3 महीने का लोन मिल ही नहीं पाएगा। 30 साल बोलते तो शायद हम सोच भी लेते, 20 साल बोलते तो सोच लेते, 15 साल, 10 साल, लॉन्ग टर्म। भैया बिल्डिंग लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, सर फिक्स एसेट है तो लॉन्ग टर्म ही हुई ना, तो नॉन करंट एसेट है, तो फिर लोन भी आपको कौन सा लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म। लेकिन हम तो शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, तो हमारी नेचर किस टाइप की कहलाएगा, हमारा नेचर होगा अग्रेसिव अप्रोच, आक्रामक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बजाय, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं यार, क्या होगा, उस रिस्क बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा रिस्की अगर कोई अप्रोच है तो वो रिस्की अप्रोच, जोखिमपूर्ण है ये जोखिमपूर्ण है, और जोखिमपूर्ण अगर है तो उसके लिए अगर मैं बोलूं तो क्या बोला जाएगा, जल्दी बोलो, जोखिमपूर्ण के लिए। सर रिस्की क्यों है, अरे भैया अगर तो मैं 3 लोन लिया और मेरे को चुकाने की एबिलिटी ही नहीं आई, तो ईएमआई भी ज्यादा आएगी, बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, मुश्किल है। इसीलिए इसीलिए हमेशा कहा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लोन लो, क्या नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना। ये आक्रामक है, आक्रामक है इस वजह से ये क्या है, रिस्की। साहब आओ बात करते हैं इसी के लिए, अब ये क्या आफत आ गई है हमारे लिए, ये क्या बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट बोलते हैं अपने को कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी रूढ़िवादी अवधारणा। कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी अवधारणा का मतलब क्या हुआ, सुनना जरा ध्यान से, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से पूरा करना, ये तो वाजिब बात है, ये तो हम कह भी रहे हैं कि लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से ही पूरा करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को भी लॉन्ग टर्म से ही पूरा किया जा रहा है। समझ रहे हो क्या आप बात, क्या बोल दिया मैंने, मैं क्या बोल दिया हूं, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही किस चीज के रिगार्डिंग में आई है, कि इस ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करिए, और क्या बोल दिया गया है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को किससे पूरा करो, लॉन्ग टर्म से। भैया मैंने किसी से पैसे लिए ना,
या पैसे छोड़ो, मैंने तो किसी से गुड्स परचेज करने की बात करी। अब गुड्स के रेस्पेक्ट में पेमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए सर? ऑब्वियस है पेमेंट करने का टाइम पीरियड 1 महीना हो, 2 महीना हो, ज्यादा करो तो 3 महीना हो, और ज्यादा सोचो तो 6 महीना, लेकिन इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो एक वाजिब टाइम है। तो अब एक बार बताओ, मैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, अब मान लो मैं किसी से उधार माल खरीद के लेकर के आया और मुझे उसे पेमेंट करना है 6 महीनों के लिए, और मैंने ये 6 साल का, क्या वाजिब होगा? ये सिचुएशन अच्छी नहीं कहलाए। इसका मतलब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट थी, तो बिजनेस का रिस्क है ना, इतना सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा यार। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से, वही अप्रोप्रिएट है। सर फिर ये कैसी होगी, ये वाली कैसी होगी? ये भाई साहब लेस रिस्की अप्रोच कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे? ये कम जोखिम पूर्ण, बहुत, क्योंकि कंजर्वेटिव का मतलब ही एक ही चीज होता है, और वो क्या होता है? रिस्क नहीं लेना, रूढ़िवादी। हम पुराने जमाने के लोग हैं, रिस्क नहीं चाहते भैया, हमारे को बिजनेस में रिस्क नहीं, तो फिर ये वाली अप्रोच है। तो मैं यूं कहूंगा कि ये क्या है, ये क्या कहलाएगा? तो कहेंगे लेस रिस्की। सर रिस्की क्यों बोल रहे हो आप, मतलब ये जोखिम पूर्ण तो है क्या? हाँ जोखिम तो है भाई, जोखिम तो है, लेकिन कंपैरेटिवली कैसा है? कम है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। सर फिर इसमें इससे ज्यादा रिस्क है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म वाली रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो रिस्क तो इसमें भी है। इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे कम है, मॉडरेट है, इसीलिए इसका नाम। इन दोनों के बीच की अवधारणा है, इन दोनों के बीच की अप्रोच कहलाएगी। बात समझ, चले आगे, चलिए तो सर ये बात समझ में आ गई हमारी। अब बात चल रही है, और वो क्या है? वो बात किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के ऊपर बात कर। जब उद्देश्यों की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव और एक है अदर ऑब्जेक्ट। एक मेन और एक अदर। सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप खुद बताओ। बहुत बार क्वेश्चन पहले पूछे गए थे पहले, अब नहीं आते बेटे, अब तुम्हारा स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है, लेकिन फिर भी पहले बहुत आया करते थे इस टाइप के क्वेश्चन, की बताओ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब वो गया टाइम, अब क्या कर सकते हैं। पहले क्या पूछते थे हमारे को सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभों का अधिकीकरण, क्या ये, या फिर, या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या फिर बोथ, दोनों? बोलो तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो मेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? मेरा मेन मोटिव क्या प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, या वेल्थ कमाना होना चाहिए, या दोनों ही मेरे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? देखो, आप अगर पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे ना, तो पास्ट पेपर्स में पता है तकलीफ थी एक, और वो क्या प्रॉब्लम थी पास्ट पेपर्स को लेकर के? पास्ट पेपर्स में आप जब सोल्यूशन देखोगे ना, तो उस सोल्यूशन में पता है क्या लिख करके दिया? क्या? मेन, मेन ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सबसे पहले पुराने टाइम पे यही आता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे पुराना हमारे पास यही था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन पता है क्या हुआ? धीरे धीरे चीजें बदली, चीजें बदली, तो आपको बीच में आंसर पता है क्या देने लग गए? बोथ। फिर गलत हो गया, बोथ आंसर देना तो फिर गलत है। तो वेल्थ मैक्सिमाइज अब सबसे ऊपर प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी है हमारी अब। अगर कोई पहली प्रायोरिटी है हमारी, तो पहली प्रायोरिटी बेटे किसको कहेंगे? वेल्थ मैक्सिमा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही हमारे लिए सबसे
सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? अब देखिए मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे ऐसे बात समझाने की है कि बिजनेस का मेन काम क्या है। क्या है बिजनेस? सर बिजनेस में तो प्रॉफिट कमाना ही सबसे मेन बात है, नहीं। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ भागते रहोगे ना, तो पता है तकलीफ किस चीज की होगी? ये लॉन्ग रन नहीं चल, क्योंकि पहले के टाइम पर बिजनेस में एक ही चीज को फोकस करते थे, और प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, कैसे भी प्रॉफिट कमाना, चाहे इसके लिए हमें अपने एम्प्लॉयज का शोषण करना पड़े, उनका हरेसमेंट करना पड़े, और या फिर चाहे तो हमें अपने कस्टमर्स का भी हरेसमेंट करना पड़े। तो कस्टमर्स का हरेसमेंट कैसे करोगे? अरे भाई सिंपल है ना, उनको घटिया क्वालिटी वाला माल दे दो, ऊंचे दाम पे माल बेचो, सस्ता वाला भी, तो वो हरेसमेंट ही कहलाएगा, और क्या है। तो इसका मतलब कस्टमर्स को भी देखना, अगर वो सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आपकी सेल ऊपर होगी, और सेल ऊपर होगी तो फिर प्रॉफिट से, प्रॉफिट से मुश्किल क्या है। तो इसका मतलब तीन मेन इंपॉर्टेंट हमने बात करी, क्या? एम्प्लॉयज, कर्मचारी। एक हमने किसके रेस्पेक्ट में बात करी? कस्टमर्स, यानी कि ग्राहक। एक हमने बात करी, बात करी का दो ही तो आपने बात करी, फिर भैया एक है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स मतलब ये तीन लोगों के। सर आपने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, अभी तो किसी के बारे में बात नहीं करी भाई, अभी तो इन सब के बारे में बात करनी है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सुनेंगे ध्यान से। सबसे फर्स्ट है एम्प्लॉय। सर फर्स्ट नंबर यही होगा क्या, या कस्टमर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो भगवान है? नहीं, फर्स्ट पे हम हमें अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय सबसे ऊपर रखा गया, फिर उसके बाद कस्टमर, एंड थर्ड वन इज मालिक, यानी ओनर्स। सर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ में? देखो एक बात समझो जरा, फटाफट से समझना मेरे पॉइंट। एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं अगर अपन, एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में सुनना ध्यान से बेटे, एम्प्लॉयज, ये तीनों बातें सुनना ध्यान से। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर वो काम करने के प्रति सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा, तो वो आपकी सेल बढ़ने ही नहीं देगा। सर कैसे? जैसे लेट्स सपोज आप मेरे इंस्टीट्यूट आए, और आकर के आपने कहा सर हमारे को एडमिशन लेना है, आप मुझसे नहीं मिले, रिसेप्शन पे बैठे हुए हमारे एम्प्लॉय से मिले, हमारे एम्प्लॉय से मिले, एम्प्लॉय हमारे से सेटिस्फाइड नहीं है, हम उनको तनख्वाह नहीं देते, बेटर एनवायरनमेंट नहीं देते, सुविधाएं नहीं दे रहे, वो हमारे से नाखुश है। अब वो आया आकर के, और आपने उनसे पूछा, आपने उनसे पूछा कि सर हमारे को एडमिशन लेना है, यहाँ बैच चल रहा है क्या? बोले हाँ चल रहा है, तो बंद कर दें क्या? बोले नहीं हमारे को एडमिशन चाहिए था। बोले ले लो, भर दो फॉर्म, लो एडमिशन। बोले सर कब से चल रहा है? बोले तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, दिमाग मत खराब करो यहाँ आकर के। क्या आप उस इंस्टीट्यूट एडमिशन ले, चाहे कितने बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी हो, आपने कितना ही उस इंस्टीट्यूट का नाम सुना, फैकल्टी का नाम सुना, हमारा नाम कोई नहीं आने वाला, एक बच्चा डेमो में भी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप, भाई हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, उसने आपको सेल्स प्रमोट ही नहीं करनी चाहिए। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो बोलो क्या होगा? बात तो सही है, वो फिर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं ये वाला प्रोडक्ट लो, सबसे बेस्ट है भैया, ये बेस्ट है। तो वो आपको बार बार उन चीजों को गिनाना शुरू करे, उनकी खूबियों को बताएगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ऑनलाइन है, सब बातें हैं, ओके है, लेकिन पॉइंट समझना। मैं बेटे कार परचेज करने के बेसिस पे और गया, और मैंने वहाँ एक शोरूम देखा, मैंने कहा वॉक्स वैगन भी चलते हैं, देखते हैं, देखे जरा वॉक्स वैगन में क्या है। महंगा है तो है, हालांकि वॉक्स वैगन, इसका मेंटेनेंस भी बड़े भारी है, देखेंगे यार कैसे है, लेकिन फिर भी एक बार गाड़ी तो देखते हैं। मैं उस शोरूम में एंटर करा, और 1.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आ पाया। गाड़ी का एक एक फीचर बताने लग गया वो पर्सन, एक एक फीचर। अब 120 की स्पीड पे गाड़ी चला करके एकदम ब्रेक लगाने का, और कई सारे पता नहीं कितने सारे फीचर्स उसने समझाए हमारे, 1.5 घंटे से पहले नहीं छोड़ा।
और उस 1.5 घंटे के अंदर कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में उसने पैसे से रिलेटेड बात ही नहीं करी कि हमारी गाड़ी इतने रुपए की है या हमारा मेंटेनेंस इतना है या हमारी सर्विसिंग कॉस्ट इतनी आएगी, कुछ नहीं, पैसे से रिलेटेड बात है। आप तो सिर्फ चीज देखो, गाड़ी के गेट पे लूम गया अगला आदमी, गाड़ी को कुछ, ये तो सब जानते हैं, देखो वॉक्सवैगन के बारे में तो सब जानते हैं। अब मैं उसी चीज को लेकर के मैंने कहा चलो नहीं यार ये अपने बजट की बात है, अपन नहीं जाएंगे, अपन चलते मारुति वाले। मैं मारुति देखने के लिए गया, मारुति देखने गया, उसने कहा हाँ ये मॉडल खड़ा है, वाला है देख लो, सबसे टॉप मॉडल है ये, उससे कम वाला मॉडल है, तो ही अभी अवेलेबल है, बोलो क्या करना है। क्या करना है, क्या मतलब, दिखाओ गाड़ी तो दिखाओ। सब यही रखी हुई देख लो खुद ही, वो उठ करके भी आने की सहमत नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है ब्रांड से बिक रहा है, ठीक है नाम है मारुति, उससे बिक जाएगा हमारे, बिक गई तो बिक गई, नहीं बिके तो ना सही। मैंने कहा इसके फीचर्स फीचर्स क्या है, बोले हाँ यही है देख लो ये फीचर्स है। मैंने कहा इसमें गाड़ी की मजबूती, बोले गेट पे एक बार लटक के दिखाओ, नहीं वो नहीं करेगा ही नहीं। अब पॉइंट समझना कि एक्चुअली में उस प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तो वो एम्प्लॉय भी नहीं बता रहा आपको, सीधी सी बात है। लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी तरफ लेकर के जाऊं, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव अगर कम मिलता हो तो यस, वो आपको इंटेंशनली बात नहीं करना चाहेगा, नहीं करेगा। और अगर उसको इंसेंटिव ज्यादा मिल रहे हो तो वो हमेशा क्या करेगा, उसी ब्रांड को प्रमोट करेगा। तो इसलिए एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होना बेहद जरूरी। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कब होगा बेटे, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? सर एम्प्लॉय तो सिर्फ दो ही चीज का भूखा है, क्या, तो सही रेम्यूनरेशन मिल जाए और बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए, कहां पर, एट वर्किंग प्लेस। सिंपल, उसको इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपसे। एनवायरनमेंट बेहतर दे दो और रेम्यूनरेशन बेहतर दे दो, दैट्स इट, वो आपके लिए काम करेगा, ये सेल लेकर के आएगा। अच्छा सर अब नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, नेक्स्ट है कस्टमर्स के लिए। अब कस्टमर्स की फिर से बात करता हूं मैं, क्या बोलूं बेटे कस्टमर्स के रेस्पेक्ट में, सुनना जरा ध्यान से। कस्टमर्स, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो ब्रांड प्रमोट करेगा माउथ पब्लिसिटी के साथ। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ऑर्गेनिक तरीका, एक होता है इनऑर्गेनिक तरीका। मतलब कैसे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब समझना क्या पॉइंट है। बेसिकली अगर कोई भी पर्सन ब्रांडिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट कर ले तो वो एक बार कर सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तो भाई साहब दोबारा कोई आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेटिस्फाइड हो, पॉइंट समझना, देखो आप अगर मेरे से सेटिस्फाइड हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताओगे कि नहीं बताओगे कि नहीं यार अच्छा तुम्हारे को वो एफएम की क्लास लेनी है, उनसे ले लो यार, बेस्ट है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उन सब चीजों को यस प्रमोट करो। तो अगर मेरे मेरे कस्टमर्स मुझसे सेटिस्फाइड हैं तो डेफिनेटली मेरी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज, वो इंक्रीज करेगी। तो कस्टमर्स, कस्टमर्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो क्या हुआ, कस्टमर्स कैसे सेटिस्फाइड होगा सर, दो बातों से। और दो बातों से कैसे होगा, पहला सस्ती, उसको जो प्रोडक्ट सस्ता बेच दो, सस्ता लिख देता हूं मैं, सस्ता प्रोडक्ट बेच दो। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सेकंड केस क्या बोला आपने को, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2, सर सस्ता तो होना चाहिए लेकिन बेस्ट क्वालिटी वाला होना, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी पहली चीज, इन इन चीपर प्राइस, सस्ता, यस चीप होना जरूरी है। अच्छा एक और बात क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स किस बात से सेटिस्फाइड होंगे भाई, अपने आप ही हो जाएंगे सर, मतलब अपने आप ही हो जाएंगे, मतलब देखो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हाँ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड हैं भाई साहब। अब अगर एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड हैं तो हमारी सेल बढ़ेगी, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो दूसरा कस्टमर लेकर के आएंगे,
वो भी है। और अगर कस्टमर्स आए, डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे। तो शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करता हूं, शेयर होल्डर्स किस बात से सेटिस्फाइड होते हैं बेटे? शेयर होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन होने के दो लॉजिक है, और दो लॉजिक क्या क्या हैं? दो लॉजिक किस किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई प्रॉफिट्स, और हाई प्रॉफिट है का मतलब है उनकी अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस समझते हो ना? अर्निंग्स पर शेयर वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए अर्निंग पर शेयर। और इसके रेस्पेक्ट में बात करूं हाई प्रॉफिट्स के रेस्पेक्ट में, तो हाई प्रॉफिट्स के अलावा और क्या है सर? मार्केट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, टी अंश बाजार मूल्य क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बस क्या होगा? शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड, को कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है बेटे? ये हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी संपदा अधिकीकरण। क्या बोलोगे इसे? संपदा अधिकी, हाई प्रॉफिट्स होने चाहिए। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? चलें आगे, आइए। तो एक बार बताओ, हम डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं? वैसे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे, उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, अपने ऐप पे भी आप मैसेज करके पूछ, बहुत सारे फैसिलिटी सब आपको ऐप पे मिल ही जाए, कोई दिक्कत वाली बात है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? अभी बोला ना भाई, अभी बोला मैंने संपदा अधिकीकरण। अभी अभी क्या बोला मैंने? संपदा अधिकीकरण, ये होना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइज मेन, सर ये मेन ऑब्जेक्टिव है तो फिर प्रॉफिट्स के बारे में क्या? अरे बोला ना यार प्रॉफिट के बारे में भाई। जब मेरे को एक बार बताओ, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, हाँ, कस्टमर सेटिस्फाइड है, हाँ, सेल्स बढ़ी है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है। इसीलिए जब शुरू शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर वो लिखा हुआ आता था ऑब्जेक्टिव में, और बच्चे टिक करते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो पहले तक चलता था। फिर उसके बाद बोथ करने लग गए, वो उन्होंने भी, इंस्टीट्यूट भी ये बोल रहा बोथ बोथ बोथ, लेकिन फिर बाद में उसे सुधारा किया, और सुधारने के बाद क्या बोला गया? क्या बोला गया सुधारने के बाद? यस, यही ऑप्शन बोला गया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कवर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो। तो अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कवर करता है तो फिर बात है ही। ठीक है, इसका मतलब ये अपने आप में वही। अब इसको और किस किस नाम से जानते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो दो वर्ड्स यूज किए हमने, एनपीवी मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकीकरण या मूल्य अधिकीकरण, दोनों बातें। ठीक है सर, होता क्या है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू? अब देखो बेटे, अब ये है ना, ये सब चीज कैपिटल बजटिंग वाले केस में मैं समझाऊंगा, हालांकि नोट्स में मैंने इसी में लिख रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नेट प्रेजेंट वैल्यू हम वहां पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है।
नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करता हूं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ठीक है, यही चीज। अब ये क्या है, कैसे निकलेगा, क्या होगा, प्लीज के ऊपर अभी कोई क्वेरी नहीं, तो हम लेटर ऑन उस कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए कोई टेंशन की बात ही। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, लिख रखा है मैंने हालांकि यहीं पे इन सब चीज़ों को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट वही है, बट स्टिल लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, यहाँ इसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है, वहीं पे बात करें, तो अभी यहाँ नहीं discuss, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन कवर्ड हो जाएगा, कैपिटल बजटिंग वाले कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। आइए, the value of the firm will increase when the wealth of employee, wealth of customers and wealth of shareholders increase. जब वो increase हो जाएगा तो सबके लिए और beneficial है, उसी को wealth management, सब चीज़ों की डिटेल आपको समझ। इनकी वेल्थ किस बात पे टिकी हुई है? एम्प्लॉयज की वेल्थ, कर्मचारियों की वेल्थ किस बात पे टिकी हुई है? सर कर्मचारियों, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए? गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवाना ही चाहिए, एंड गेट फेयर रेम्युनरेशन, और उन्हें रेम्युनरेशन भी उचित दें, जितना काम करा रहे हो उसके बेसिस पे ही उनको रेम्युनरेशन दी जानी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, दोनों बातें अगर उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री लगी, बात बन जाएगी, मुश्किल बात ही नहीं। कस्टमर किस बात पे टिका हुआ है? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसमें देनी चाहिए? एट लो प्राइस में। शेयर होल्डर किस बात पे टिका हुआ है? कि ईपीएस हाई होनी चाहिए और एमपीएस भी हाई होनी चाहिए, बस इसी तो बात है, अगर दोनों चीजें सेटिस्फैक्ट्री हैं तो मुश्किल, सब में दो दो पॉइंट है, याद रखने की कोई बात ही नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है ये प्रबंध के अन्य उद्देश्य? क्या बोल रहे हैं ये वित्तीय प्रबंध के अन्य उद्देश्य? पहला है व्यवसाय की लाभदायकता का निर्धारण, यानी टू डिटरमाइन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ऑफ कोर्स अब आ गया ना, ये सेकंड प्रायोरिटी पर आ गया, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, सेकंड प्रॉफिट जरूर चेक करना है। प्रॉफिट चेक करने के लिए मुझे क्या चीज चेक करनी होगी? मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मेरे सेल प्राइस क्या के साथ में कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट या पर प्राइस या जो भी आप प्रोडक्ट बात करेंगे, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात भी आएगी, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात भी आती है, इसी तरह से सेल प्राइस को भी कंट्रोल करना पड़ता है कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, हम क्या उतने में बेचें, उससे ऊपर बेचें, उससे कम पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन योर गुडविल, तो आपके मार्केट की पोजीशन के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे किन किन चीजों के ऊपर बात करी हमने? पहला प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विडिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ है? लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ सर? लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो मेरे पास अगर कोई पर्सन आया तो आया तो मुझे उसे क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभाव से पेमेंट कर सकने की कैपेसिटी। मेरे पास कोई ऑफर आया, कोई कोई भी एक यूं समझें कि अपॉर्चुनिटी आई मार्केट में कोई ग्रास्प करने की, तो मुझे क्या होना चाहिए? यस, इमीडिएटली ग्रास्प करने की कैपेसिटी चाहिए, तो वो लिक्विडिटी के थ्रू ही हो सकती है, लिक्विडिटी के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल दिया अपने को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं? determine determine the amount of dividend distribution, लाभांश की राशि का निर्धारण करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिटरमाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आ गई वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है?
देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब मैं चर्चा कर रहा होता हूँ ना बेटे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ कंटेंट अरे आराम से बेटे, हमारे पास इसका भी चैप्टर है, कोई मुश्किल बात नहीं, वहां पे पूरी डिटेलिंग करेंगे अपन, फुल डिटेल करेंगे अपन। और क्या पॉइंट है बताओ तो जरा, क्या डिस्कशंस करेंगे इसके रेस्पेक्ट में? तो बोल रहे हैं अपने को यहाँ पे के ई के पी ऐसे नहीं है, स्मॉल में है, के डी के टी, बहुत सारे हैं, के टी एल आते हैं, ठीक है जो भी है एल बोल दो, ये सब है। इन सब की स्टडी करने के बाद इन सब का जब टोटल लगाया जाता है तो कॉल्ड एज के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, दैट मस्ट बी लोएस्ट। क्यों सर, इससे क्या इंपैक्ट होगा? बेटा इससे इंपैक्ट होगा कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं पड़ेंगे। हमने जहां जहां से लोन लिया है ना, जैसे आप देखते हैं ना, लोन लेने जाते हो तो मार्केट में मान लो कोई 10% का दे रहा है, कोई 10.5% का दे रहा है, कोई 11% दे रहा है, आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे? सर हम तो 10 वाला ही ऑप्ट करेंगे, और बल्कि कोशिश करेंगे कि वो 10% वाला भी 9.75 पे ही आ जाए, कोशिश तो यही रहेगी हमारी, 9.5 पे ही आ जाए, 9.5 भी दे दे हमारे को। तो इसका मतलब क्या है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्या हो, कंपैरेटिवली कम हो। तो कम होने के लिए ये कैपिटल आपने अरेंज करिए, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, दैट मस्ट बी लोअर। फिर क्या बोलते हैं अपने को ये अपने को क्या बोलते हैं? तो अपने को बोल रहे हैं अगला पॉइंट के लिए कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का मतलब देखिए, मैं बोलता हूं कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूं और मैं कह रहा हूं कि देखो पिछले साल हमने 1 लाख यूनिट बनाई थी, इस बार हम 2 लाख यूनिट बनाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है, बोले हम रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं करेंगे, तुम बना के दिखाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम पैसा ही नहीं देंगे तुम्हारे को, बना के दिखाओ। सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है तुम बना तो लो लेकिन हम बेचेंगे ही नहीं, करके तो देखो। यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो आपस में हर एक डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना जरूरी है? कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप समझ सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम भी फाइनेंशियल। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब आप लोग नहीं पढ़ते हो उस वक्त, ध्यान नहीं रह पाता, याद रखना जरूरी है इन सब चीजों के लिए। पूछता है अपने से कि बता ये ऐसे ही कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? अब आप उस समय परेशान रहते हैं, यार ये क्या हुआ? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होना बहुत जरूरी है। भैया जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? हाँ, जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत आपने लोन तो ले लिया लेकिन आप उसके लिए इस्तेमाल कुछ और चीजों में, लोन तो ले लिया लेकिन वो पड़ा ही है, इस्तेमाल कुछ कर नहीं रहे। लोन ले तो लिया, स्टॉक भी खरीद लिया, लेकिन स्टॉक पड़ा है, बिक ही नहीं रहा है, तो यार ये सब बातें क्या होंगी हमारे लिए? बेकार हो गई, तो लेना देना ही नहीं है। तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स डिटरमाइन दी सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आ गया ना, कॉस्ट आ गई, सेलिंग प्राइस आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, तीनों चीजें उसी से। क्या बोलते हैं अपने को अब ये? प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोलिंग ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ओ हो, प्रोवाइड्स द बेटर कंट्रोलिंग ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो हमारे वित्तीय स्रोत हैं, जो पैसे का हमारे जो ऊपर कंट्रोल करना भी तो बहुत जरूरी है। पैसा तो आए जा रहा है, आए जा रहा है, ले ही जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, डेट्स लिए जा रहे हैं, इक्विटी इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में कितना लेना चाहिए, कितना हमको चुकाने देना चाहिए था, कितना किस परसेंट पे लेना चाहिए था, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अच्छा। प्रोवाइड्स हेल्प इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ये क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइड्स हेल्प इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो यही तो लोग लेंगे भाई, फाइनेंशियल मैनेजर का काम ही क्या होता है यार? बजट बनाना, उनके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करना, उनके अकॉर्डिंग अपने परचेज सेल्स इनको कंट्रोल करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको कम करना, प्रॉफिट्स को एनहांस करना,
कॉस्ट को रिड्यूस करना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बेटर बनाना, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इतने सारे काम है, ये सब यही करता है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड सारे काम कौन करेगा? यस, इसी का ही जिम्मेदारी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ही रिगार्डिंग में ही, फटाफट से बात करते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस both short term and long term requirements are fulfilled through short term resources? ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। आप बताओ फटाफट से आंसर क्या है? सर हम बता भी देंगे तो आपको कौन सा पता चलेगा? कर दी ना फिर वही वाली बात तुमने। ऐसे नहीं होता बेटे, ऐसे नहीं होता। आप बताओगे तो मैं सुन लूं, बताना पड़ेगा। लेकिन सर शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से पूरा करना ठीक बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से पूरा करना ये तो रिस्क है ही नहीं। रिस्क नहीं है तो फिर क्या है? कंजर्वेटिव। आई क्या बात समझ में भाई? शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से पूरा करते ही है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या करना था? लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से। अरे एक मिनट, ओहो उल्टा बोल दिया ना आपने तो। सर आपने तो उल्टी बात कर दी। क्या क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट भी शॉर्ट टर्म से, तो भैया फिर ये अग्रेसिव हो गया। ये अग्रेसिव क्या? आक्रामक। क्या है? इसे आक्रामक है। क्या बोलते हैं नेक्स्ट अपने को? ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स? लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म को भी लॉन्ग टर्म से पूरा किया जा रहा हो तो फिर भैया ये तो कंजर्वेटिव, ये तो फिर रूढ़िवादी अवधारणा है, कंजर्वेटिव। अच्छा चलो आगे चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या बोलते हैं अपने को? ये बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस? अभी अभी बोला, अभी अभी बताया था, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को अगर लॉन्ग टर्म से पूरा करते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इसे कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है। अच्छा क्या पॉइंट बोल रहे हैं फिर से सुनना जरा ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड थ्रू शॉर्ट टर्म? ओ ओ इस बार लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म से पूरी की जा रही है, ये तो अग्रेसिव है, ये तो अग्रेसिव है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने को? ये इन अग्रेसिव अप्रोच लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड थ्रू। अग्रेसिव अप्रोच में अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अग्रेसिव अप्रोच में लॉन्ग टर्म को कैसे पूरा किया जाता है? शॉर्ट टर्म रिसोर्स। अग्रेसिव का मतलब ही यही है। यस सर, बिल्कुल यही बात है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने को? ये बोल रहे हैं, इन कंजर्वेटिव अप्रोच लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड थ्रू। कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाएगा? कंजर्वेटिव में तो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म से पूरे। ठीक है। क्या बोलते हैं अपने को नेक्स्ट? ये इन मॉडरेट अप्रोच लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स आर फुल। मॉडरेट किसकी बात कर दी आपने? मध्य मार्गी।
यानी मॉडरेट, और मॉडरेट तो कहता ही क्या है, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म, क्या है, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने को ये, इन अग्रेसिव अप्रोच, कौन सी अप्रोच हो गई बेटा ये, अग्रेसिव अप्रोच है। क्या बोलते हैं अग्रेसिव के अंदर, क्या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाएगा, जल्दी बोलिए। अग्रेसिव अप्रोच में शॉर्ट टर्म, सर अग्रेसिव में तो चाहे शॉर्ट टर्म हो, रिक्वायरमेंट कोई सी भी हो, लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, पूरी हमेशा किससे होनी है, शॉर्ट टर्म से, उसको तभी तो अग्रेसिव बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म से ही पूरा होके रहेगा, यस ऑफ कोर्स उसी से ही पूरा हो पाए। नेक्स्ट क्या बोल दिया अपने को ये बेटे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन 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 कंजर्वेटिव अप्रोच, ओ रूढ़िवादी अवधारणा की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म को किससे पूरा किया जाता है, लॉन्ग टर्म से, तभी तो अग्रेसिव है, ओ सॉरी तभी तो वो कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब किससे पूरा करेंगे, कंजर्वेटिव, दोनों ही किससे होनी है, लॉन्ग टर्म। सिंपल बात है यार, फिर बात तो कुछ है ही नहीं। सर आप बार बार कैमरे से आउट क्यों हो जा रहे हो, अरे भाई इसलिए ताकि आप क्वेश्चन देख पाए, इसलिए मैं चला जाता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़े, आप जवाब देते ही नहीं हो, मैं पढ़ देता हूँ आपसे पहले तो, हाँ और नहीं तो क्या। सर इन मॉडरेट अप्रोच में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी, मॉडरेट का तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया, क्या, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से। क्या पूछ रहे हैं, मॉडरेट पहली बात, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म भी ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से, सिंपल, बोलो बेटे सिंपल, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर क्या बोलते हैं अपने को ये, आगे सुनो देखे जरा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वेल्थ में, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दी वेल्थ मैक्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, याद रखना। अब यही आंसर आएगा, पहले अरे बहुत पास्ट क्वेश्चन कर रहे हो ना यार, बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे बार बार पूछते होते सर इस वाले में तो ये आंसर दे रखा है, इसमें ये आंसर दे रखा है, सर ऐसे कैसे, बेटे ऐसे ऐसे नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको वेल्थ मैक्सिमाइज ही जवाब देना है, अब सब जगह आंसर करेक्ट हो गए, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई टेंशन की है ना बेटे। पहले जरूर था कि पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, फिर बीच में बोथ आ गया था, फिर अब वेल्थ, तो अब वेल्थ आ रहा है ना, तो आगे वेल्थ ही आएगा, क्योंकि वेल्थ करेक्ट आंसर है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं। अगर कहीं पुराने में कोई दूसरा ऑप्शन भी दिख जाए आपको, तो टेंशन मत करना, वो पुराना है यार, वो अपडेट नहीं किया सामने वाले पर्सन ने, आपको अपडेटेड रहना है, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भी तो क्वेश्चन किया ही था बेटे, ऑप्शन भी तो देखो यार, चिल्लाते क्या है ऐसे, ऑप्शन भी तो देखो क्या लिखा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, तो ऑल ऑफ दी अब, डांटा मत करो मास्टर को ऐसे, चिल्लाते नहीं है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन चेक कर ली, जल्दीबाजी नहीं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में पता है मैक्सिमम बच्चे यही गड़बड़ी करके आए, क्वेश्चन पढ़ा और अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन आ गया, मेन ऑब्जेक्टिव तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अबे नालायकों, बाद में भी तो पढ़ो ना ये क्या लिखा है भाई, ये भी जरूरी, तो इसलिए क्या, अरे इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या, ये भी चेक करो आगे के ऑब्जेक्टिव्स जो दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको भी चेक किया करो, जल्दीबाजी नहीं बेटे किसी भी चीज में, हाँ मुश्किल हो जाएगी यार, खिलवाड़ हो जाता है, तो ऐसा नहीं करने का है। ये आया है एक हमारे पास कॉन्सेप्ट, तो मैं बोलूँ कि ये क्या चीज है, तो इसको बोला जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये, अरे बात कर ली ना, आते ही तो बात करी थी अभी आज, यही तो पॉइंट था, और था क्या है, ये हमारा इस रिस्पेक्ट में फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का है, जिसमें से कई कई बार क्वेश्चन देता है, वो हमने आज कंप्लीट आया, हमने क्वेश्चन कर लिए, हमने कॉन्सेप्ट भी कर लिए।
जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में अपन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में अपन जल्द मिलेंगे, बिल्कुल तुरंत ही मिलेंगे। यस, तो अब बस लगातार बेसिस पे काम करना है आपको और हमको, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, फटाफट काम। ठीक है, हाँ, अब मैं अगली क्लास कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लास साइमल्टेनियसली कर दूँ। यस, टैक्सेशन की कॉन्सेप्ट पर बात करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी हो सकता है आपको टैक्सेशन के लिए मिल जाए। अब एफएम के साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।